हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम आरपीएम एग्री नॉलेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके रिप्रोडक्शन से संबंधित हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। पहला क्वेश्चन है इसमें, भ्रूण या एवं एम्ब्रियो का विकास निषेचन के बिना होना क्या कहलाता है। अगर भ्रूण एवं बीज का विकास अगर बिना निषेचन के होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसको हम एपोमिक्सिस या असंग जनन कहते हैं। और ऐसे पौधे जो यहाँ पर बिना फर्टिलाइजेशन से उत्पन्न होते हैं, जो उनमें भ्रूण बनते हैं, अगर उससे पौधे उत्पन्न किए जाते हैं तो वो पौधे अपने पेरेंट पौधों के समान होते हैं। जो जनक पौधे होते हैं उनके एक समान होते हैं, क्योंकि जैसे आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अर्थात अलैंगिक जनन के द्वारा जो पौधे तैयार किए जाते हैं, उनके पेरेंट और उनके पौधे दोनों एक समान होते हैं। इसमें किसी भी गुणों का चेंज नहीं होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब भ्रूण का विकास बीजांड ओयूल की किसी कायिक कोशिका से बिना भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक बने होता है तो उसे क्या कहते हैं। अगर किसी भी भ्रूण का विकास ओयूल की जो बीजांड होता है उसकी किसी कायिक कोशिका से बिना एम्ब्रियो सैक बने, वहाँ पर बिना एम्ब्रियो सैक कोई भी भ्रूण कोश नहीं बनेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम अपस्थानिक भ्रूणता या एडवेंचियो एम्ब्रियोनी के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब भ्रूण का विकास बिना निषेचन के अंड कोशिका या एक सेल से होता तो उसे क्या कहते हैं। अगर कोई भी भ्रूण का विकास बिना निषेचन के अंड कोशिका, अगर भ्रूण सैक आपका बन जाता है, भ्रूण कोश बन जाता है एम्ब्रियो सैक, तो वहाँ पर जो एक सेल होती है अंड कोशिका, अगर उससे बिना निषेचन के ही भ्रूण का विकास हो जाता है तो उसको हम अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। जैसे आपका इस प्रकार का एम्ब्रियो सैक होता है, जिसमें दो सेल आपकी सिनर्जिट होती हैं और यहाँ पर एक बड़ी सेल होती है जो कि एक सेल कहलाती है। इसके अलावा दो बीच में होती हैं जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। इसके अलावा तीन सेल आपके ऊपर पाई जाती हैं जिसको हम एंटीपोडल सेल या प्रतिव्यासांत कोशिकाएँ कहते हैं। तो अगर यहाँ पर जो एक सेल आपकी बड़ी वाली सेल है, अगर इससे बिना निषेचन किए ही अंड कोशिका से भ्रूण का विकास होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब भ्रूण का विकास बिना निषेचन के प्रतिव्यासांत कोशिकाओं या एंटीपोडल सेल अथवा सहायक कोशिकाओं या सिनर्जिट सेल से होता है तो उसे क्या कहते हैं। अगर यहाँ पर जो एंटीपोडल सेल यहाँ पर आपकी तीन पाई जा रहे हैं, इसके अलावा दो जो सिनर्जिट सेल दोनों तरफ यहाँ पर पाई जाती हैं, अगर भ्रूण का विकास बिना निषेचन के इन कोशिकाओं से हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपयुग्मन या एपोगैमी के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक पौधे के अलैंगिक जनन से प्राप्त संततियों को क्या कहा जाता है। तो जो अलैंगिक जनन से प्राप्त संततियाँ होती हैं उसको हम क्लोन के नाम से जानते हैं। ये अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिन पुष्पों में स्त्री केसर और पुंकेसर एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं, ऐसे पुष्पों को क्या कहते हैं। अर्थात एक ही पुष्प में जो आपके नरंग पुंकेसर और मादांग स्त्री केसर होता है, अगर वो आपके एक ही पुष्प में पाए जाएं दोनों, तो ऐसे पुष्पों को हम हर्माफ्रोडाइट या परफेक्ट या बाइसेक्सुअल फ्लावर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको तीनों टर्म याद रखने होंगे, हर्माफ्रोडाइट, परफेक्ट और बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी। ऐसे पुष्पों को हम क्या बोलते हैं, द्विलिंगी या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर या परफेक्ट। यहाँ पर तीनों टर्म आपके पूछ सकता है, तो इसको यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब स्त्री केसरी व पुंकेसरी पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं उस दशा को जाना जाता है। जब आपके स्त्री केसर और पुंकेसरी पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाएं तो इस दशा को हम क्या बोलते हैं, मोनोसियस के नाम से जानते हैं। अर्थात मोनो मतलब होता है एक और ईसियस मतलब होता है आपका ओइकस मतलब होता है हाउस। अर्थात एक ही घर में दोनों चीज़ पाए जाएं, अर्थात एक ही पौधे पर आपके स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों पाए जाते हैं तो उस घटना को या उस दशा को हम क्या बोलते हैं, मोनोसियस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब स्त्री केसरी व पुंकेसरी पुष्प
अलग अलग पौधों पर पाए जाते तो उस दशा को जाना जाता है। अर्थात जब आपके स्त्री केसर अर्थात जो पुष्प का फीमेल पार्ट है और पुंकेसरी जो मेल पार्ट होता है पुष्प का, अगर दोनों अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं तो उस दशा को हम क्या बोलते हैं, डायोसियस। डायो मतलब होता है द्वि या दो, और ईसियस या ओइकस मतलब होता है आपका हाउस, अर्थात जब दो घर हों, अर्थात एक घर आपका स्त्री केसर के लिए और एक पुंकेसर के लिए। घर से तात्पर्य यहाँ पर आपके प्लांट से है। तो जो आपके दोनों प्लांट्स अलग अलग हों, एक पर आपका स्त्री केसर फीमेल पार्ट वाला फ्लावर पाया जाए और एक आपका पुंकेसरी अर्थात यहाँ पर दूसरा आपका नर का अलग और मादा का अलग प्लांट होता है, तो उसको हम डायोसियस बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो बीजाणुओं की जो बनने की प्रक्रिया होती है उसे हम बीजाणु जनन या स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बीजांड या ओयूल में अर्धसूत्रण मियोसिस के द्वारा मेगा स्पोर बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब आपके बीजांड में मियोसिस आपके जो प्रक्रिया होती है वो स्पोरोजेनेसिस या बीजाणु जनन के समय होती है, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि स्पोरोजेनेसिस में मियोसिस होता है, माइटोसिस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर यह भी आपको ध्यान रखना है कि जो मियोसिस या अर्धसूत्रण की प्रक्रिया होती है वो जनन में वो स्पोर के फॉर्मेशन के समय होती है, स्पोरोजेनेसिस के समय होती है। तो जब आपके बीजांड में अर्धसूत्रण या मियोसिस के द्वारा मेगा स्पोर बनते हैं तो उस प्रक्रिया को हम गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एंथर में अर्धसूत्रण के द्वारा माइक्रोस्पोर बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जो माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु होता है वो आपके एंथर में या जो एंथर में होता है, तो वहाँ पर मियोसिस के द्वारा अगर माइक्रोस्पोर बनता है तो उसको हम लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बीजाणुओं या स्पोर में समसूत्रण के द्वारा नर व मादा युग्मकों के उत्पादन की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो जो आपके स्पोर होते हैं माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर, वहाँ पर माइटोसिस होती है, उस माइटोसिस के द्वारा वहाँ पर नर और मादा युग्मकों का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रक्रिया को हम युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो यहाँ पर नर युग्मक जो बनता है तो उसको हम नर युग्मक बनने की प्रक्रिया होती है उसको हम माइक्रोगैमेटोजेनेसिस या लघु युग्मक जनन, और जो आपका मादा युग्मक बनता है तो उसको हम मेगा गैमेटोजेनेसिस या गुरु युग्मक जनन के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडोस्पर्म या भ्रूण कोष होता है। तो जो इंडोस्पर्म होता है वो आपका 3N होता है, क्योंकि जो आपका एम्ब्रियो सेक होता है वो वहाँ पर जो आपके पोलन न्यूक्लियाई पाए जाते हैं तो ये आपके N+N रूप में होते हैं। बाद में फिर आपका जो सेकेंडरी न्यूक्लियस में जब आपका एक और N यहाँ पर आता है तो यहाँ पर 3N हो जाते हैं। तो जब 3N हो जाते हैं तो ये तीनों N मिलकर यहाँ पर संलयन या फ्यूजन करते हैं, तो उसको हम त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एंथर से पराग कणों के वर्तिकाग्र पर पहुँचने को क्या कहते हैं। तो एंथर से पराग कणों के वर्तिकाग्र पर पहुँचने को हम पॉलिनेशन या परागण के नाम से जानते हैं। किसी भी पुष्प में जो आपके एंथर होते हैं, एंथर में परागकण बनते हैं, और ये परागकण अगर मादा कि जो आपके स्त्री केसरी होती है उसके ऊपर स्टिग्मा जो अपर पोर्शन होता है जहाँ पर पोलन ग्रेन आकर गिरते हैं और यहीं से जर्मिनेट होते हैं, तो अगर ये पोलन ग्रेन इसी स्टिग्मा पर आकर आ जाते हैं तो उसको हम पॉलिनेशन या परागण के नाम से जानते हैं। जब किसी पुष्प के पराग कोश में उत्पन्न परागकण उसी पौधे पर उत्पन्न किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसको हम स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। मान लीजिए अगर कोई भी आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो वहाँ पर नर और मादा अंग दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित होंगे, तो जो नर अंग में आपका पोलन ग्रेन आपका बन रहा है तो पोलन ग्रेन उसी पुष्प के मादा अंग पर आपका या अर्थात जिसको हम स्टिग्मा बोलते हैं वहाँ पर पहुँचता है, तो उसको हम स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जब किसी पुष्प के पराग कोश में उत्पन्न परागकण अन्य पौधों पर उत्पन्न पुष्पों के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसको हम
पर परागण के नाम से जानते हैं। अर्थात यहाँ पर दोनों प्लांट्स अलग अलग होंगे, तो किसी पुष्प में जो आपके पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, पराग कण बन रहे हैं, तो किसी अन्य पौधे पर पाए जाने वाले पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो उसको हम पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। ये किसी भी प्रकार के एजेंट के द्वारा पहुँचाए जा सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नर एवं मादा युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं? तो नर और मादा युग्मक जब संलयन करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जिन फसलों में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन फसलों में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता है ऐसी फसलों को हम स्वपरागित फसलें कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स कहते हैं। जो आपकी फसलें होती हैं उसमें 95% तक जो स्वपरागण होता है, जो आपकी सेल्फ पॉलिनेटेड या स्वपरागित फसलें होती हैं। इससे अधिक भी हो सकता है, लगभग 5 से या इससे कम आपका वहाँ पर परागण भी होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फसलों में स्वपरागण को बढ़ावा देने वाले कारक हैं। तो फसलों में स्वपरागण को बढ़ावा देने के लिए पहला कारण है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी का मतलब होता है कि कुछ पुष्प आपके सदैव बंद ही रहते हैं, तो बंद अवस्था में ही अगर वहाँ पर परागण हो जाता है, क्योंकि ऐसे पुष्प खिलते नहीं तो वहाँ पर परागण होने के चांसेस ही नहीं होते हैं। अगला होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब होता है सम परिपक्वता, अर्थात जो यहाँ पर नर पार्ट आपके और मादा पार्ट दोनों एक समय पर ही पक जाते हैं, साथ साथ ही मैच्योर हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी स्वपरागण होता है। अगला है गिटेनोगैमी। गिटेनोगैमी का मतलब होता है कि आपके जो फ्लावर्स होते हैं वो एक ही पौधे पर हों, चाहे वो आपके एक लिंगी हों या फिर वो आपके बाइसेक्सुअल हों, द्विलिंगी हों, उसी पौधे पर हों, तो वहाँ पर एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के परागकण जो वर्तिकाग्र या स्टिग्मा होती वहाँ पर जाते हैं, तो उसको हम गिटेनोगैमी के नाम से जानते हैं। तो इस कंडीशन में भी स्वपरागण होता है। इसके अलावा बाइसेक्सुअलिटी या उभयलिंगता, अगर आपके नर और मादा पुष्प जो अंग होते हैं वो आपके एक ही फ्लावर में होते हैं, तो उस कंडीशन में भी वहाँ पर स्वपरागण ही अधिकतर देखने को मिलता है। इसके बाद अगला है पर परागण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इसके पर परागण को बढ़ावा देने के लिए पहला कारण है यूनिसेक्सुअलिटी, अर्थात एक लिंगता। जब आपके पुष्पों में नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों अलग अलग होते हैं तो उसको हम यूनिसेक्सुअलिटी या एक लिंगता के नाम से जानते हैं। अगला है डाइचोगैमी। डाइचोगैमी का मतलब होता है भिन्न काल पक्वता, अर्थात जो नर और मादा पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग समय पर पकते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपके पर परागण होता है। अगला है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या स्वनिषेचता। तो स्वनिषेचता का मतलब होता है जो पुष्प स्वयं के परागकण से निषेचित नहीं होते हैं, तो उसको हम स्वनिषेचता कहते हैं, तो इस कारण भी वहाँ पर परागण होता है। इसके बाद अगला है मेल स्टेरिलिटी या नरबंधता। जिस फ्लावर में आपके मेल पार्ट निर्जीव होता है जबकि उसी फ्लावर का जो मादा पार्ट होता है वो आपका एक्टिव होता है, वो क्रियाशील होता है, तो इसको हम नरबंधता या मेल स्टेरिलिटी के नाम से जानते हैं। तो इस कंडीशन में भी पर परागण होता है, क्योंकि यहाँ पर जो मेल पार्ट होता है वो पूरी तरीके से निर्जीव होता है, इनएक्टिव होता है। इसके बाद अगला है हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली का मतलब होता है जो आपके वर्तिकाग्र होते हैं वो विषम प्रकार के होते हैं, अर्थात जब किसी भी फ्लावर्स में जो वर्तिका होती है यहाँ पर स्टाइल होती है वो छोटी बड़ी हो जाती है, जैसे आपके एंथर बड़े हो जाते हैं और वर्तिका छोटी हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी इसके पॉलन ग्रेन वर्तिकाग्र तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो इस कंडीशन में भी आपके पर परागण होगा। या फिर जो वर्तिका है यहाँ पर आपके स्टाइल, ये स्टाइल है, अगर ये काफ़ी लंबी हो जाए और आपके जो यहाँ पर स्टेमेन है ये छोटे ही रह जाए, तो इस कंडीशन में ये जो परागकण है यहाँ पर वर्तिकाग्र तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो इस कंडीशन में भी पर परागण होता है। इसके बाद अगला है वैक्सी कोट ऑन स्टिग्मा। अगर स्टिग्मा के ऊपर मोम की कोट या कवरिंग होती है तो उस कंडीशन में भी वहाँ पर परागण होता है, तो इसके कई अन्य कारण होते हैं। इसके बाद अगला है किसी पुष्प के पहली बार खिलने को क्या कहते हैं? तो किसी भी पुष्प के पहले बार खिलने को हम एंथेसिस के नाम से जानते हैं।
इसके बाद अगला है समयुग्मनज या होमोजाइगस तथा स्वपरागित या सेल्फ पॉलिनेटेड पौधे की संततियों को क्या कहते हैं? तो होमोजाइगस का मतलब होता है अगर किसी भी जीन के जो एलील हैं, दो सेम एलील वहाँ पर आपके पाए जाते हैं तो उसको हम होमोजाइगस या समयुग्मनज कहते हैं, और वो किसमें आपके सेल्फ पॉलिनेटेड हो। तो ऐसे पौधे की जो संततियाँ होती हैं उसको हम प्योर लाइन या शुद्ध वंशक्रम के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो इसमें पहला है जैसे होमोजाइगस और होमोजेनस कंडीशन होती है तो वहाँ पर सेग्रीगेशन आपका नहीं हुआ होता है, और ये जो फ्लावर्स होते हैं या जो प्लांट्स होते हैं वो आपके जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, जैसे आपके प्योर लाइन। इसके बाद अगला है होमोजाइगस हो और हेट्रोजिनस कंडीशन में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन सेग्रीगेटिंग। वहाँ पर सेग्रीगेशन या विसंयोजन नहीं हुआ है और वो जेनेटिकली डिससिमिलर होंगे, वहाँ पर आनुवांशिक रूप से ये आपके सिमिलर नहीं होंगे। तो एग्जाम्पल के रूप में जैसे मल्टी लाइन्स और मास सेलेक्टेड प्लांट्स जो पॉपुलेशंस होती है उसमें इस प्रकार की कंडीशंस देखने को मिलती है। ऐसे जो वहाँ पर प्लांट्स होते हैं वो होमोजाइगस और हेट्रोजिनस कंडीशन के होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है हेट्रोजाइगस एंड होमोजिनस। ये जो कंडीशंस होती है हेट्रोजाइगस और होमोजिनस वाली, यहाँ पर सेग्रीगेशन होता है और ये जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। तो ऐसे पौधे जो आपके वैरायटीज़ होती हैं वो हाइब्रिड होती हैं और क्लोन होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है हेट्रोजाइगस और हेट्रोजिनस। इस कंडीशन में आपके जो प्लांट्स पॉपुलेशन होती है वो सेग्रीगेटिंग होती है और जेनेटिकली डिससिमिलर होती है। तो ऐसे पौधे आपके जो किस्में होती हैं सिंथेटिक और कंपोजिट जो किस्में होती हैं वो इसी प्रकार के पॉपुलेशन होती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के पुंकेसर को हटाना कहलाता है। जो आपके द्विलिंगी पुष्प होते हैं अगर उसमें से पुंकेसर या नर पार्ट को आप हटा देते हैं तो उसको हम इमैस्कुलेशन या विपुंसीकरण के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा पुष्प के नर अंग की अपेक्षा मादा अंग के पहले परिपक्व होने को क्या कहते हैं? अगर आपके पुष्प में नर अंग पहले नर अंग की अपेक्षा अगर वहाँ पर जो मादा अंग है आपके वर्तिकाग्र है वो पहले ही परिपक्व हो जाए, मैच्योर हो जाए तो उस कंडीशन को हम प्रोटोगाइनी या स्त्री पूर्वता के नाम से जानते हैं। ये आपके बाजरा, केला, अंजीर, अनार आदि प्लांट्स में देखने को मिलती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पुष्प के मादा अंग की अपेक्षा नर अंग के पहले परिपक्व या मैच्योर होने को क्या कहते हैं? अगर किसी भी पुष्प के मादा अंग की अपेक्षा अगर नर अंग पहले परिपक्व हो जाए, जो आपके पुंकेसर होते हैं वो पहले ही वहाँ पर परिपक्व हो जाते हैं, पॉलन ग्रेन पहले ही बन जाते हैं, जबकि वहाँ पर जो फीमेल आपके वर्तिकाग्र हैं वो उस समय ग्राही नहीं होती कि वो पॉलन ग्रेन को ले सके। तो इस कंडीशन को हम प्रोटेंडरी के नाम से जानते हैं, पुनपूर्वता के नाम से जानते हैं हिंदी में। इसमें ये कंडीशन मक्का, चुकंदर, अखरोट, नारियल आदि प्लांट्स में देखने को मिलती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मधुमक्खियों द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? तो जो मधुमक्खियों के द्वारा परागण होता है उसको हम मेलिटोफिली या हाइमेनोप्टेरोफिली के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बटरफ्लाई द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? तो इसको हम साइकोफिली के नाम से जानते हैं। अगला है बैट द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? जो चमगादड़ होते हैं उसके द्वारा जो परागण होता है उसको हम चिरेटोफिली के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य परागण होते हैं, जैसे आपके कीट परागण का पूछ लेता तो उसको हम एंटोमोफिली के नाम से जानते हैं। अगर जल के द्वारा जो परागण होता है तो उसको हम हाइड्रोफिली के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर वायु परागण को पूछता है तो उसको हम एनेमोफिली के नाम से जानते हैं। अगर जंतुओं के द्वारा परागण होता है तो उसको हम जूफिली के नाम से जानते हैं। तो ये आपके टर्म हैं, इनको याद रखना होगा। इसके बाद अगला है जिन पुष्पों में बाह्य दल, पुंकेसर, स्त्री केसर होते हैं वो पुष्प कहलाते हैं। तो ऐसे फ्लावर जिसमें जो आपके बाह्य दल, सेपल और दल, पेटल, पुंकेसर, इंडोसियम और आपका स्त्री केसर, गाइनोसियम, तो अगर इसमें ये सभी पार्ट आपके पाए जाते हैं तो ऐसे फ्लावर्स को हम कंप्लीट पुष्प या कंप्लीट फ्लावर्स के नाम से जानते हैं। अगर इसमें से
कोई भी अंग आपका अनुपस्थित होता है तो उसको हम इनकम्प्लीट फ्लावर के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिन पुष्पों में पुंकेसर स्त्री केसर दोनों अंग उपस्थित होते हैं तो वो पुष्प कहलाते हैं। तो वो पुष्प आपके परफेक्ट फ्लावर कहलाते हैं, जिसमें नर और मादा जो आपके अंग हैं पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित हों, तो ऐसे फ्लावर को हम परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। अगर इसमें से कोई भी एक आपका पार्ट अनुपस्थित होता है पुंकेसर या स्त्री केसर में तो ऐसे फ्लावर को हम इम्परफेक्ट फ्लावर या यूनिसेक्सुअल फ्लावर के नाम से जानते हैं। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।